तबाही का हिसाब लीजिए। हुआ सारे देश के सड़क पर आ गए, नीत पे तुम चुप्पी खा गए। भगवान को भी लूट कर ठेला दिखा गए। जनता करे मांग तो जवाब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब लीजिए। दोस्तों नमस्कार, सलाम, कैसे हैं आप? बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सुना है आजकल आप बहुत रील देख रहे हैं। आपने मोदी जी को भी रात रात जागकर रील बनाने का काम सौंप दिया। ये तो अच्छी बात नहीं। खैर चलिए कुछ ठहर कर भी बात कर ली जाए। आज संडे ऑफ बीट में बात की जाए जंतर मंतर के जेनजी आंदोलन के उन चमकते दमकते चेहरों की जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की शक्ल गढ़ी, इसकी रीढ़ रहे। हालांकि आप इन सबसे अब भली भांति परिचित हो चुके हैं, लेकिन मैं इनके जरिए आपको बताऊंगा कि इस आंदोलन की असली स्ट्रेंथ क्या थी, कितनी वाइड या ब्रॉड रेंज थी। यह उन लोगों के लिए भी जानना जरूरी है जिन्हें घर बैठे फोमो हो रहा था, आपकी जुबान बोल रहा हूं, या जिन्हें इस आंदोलन में बुराई ही बुराई नजर आई है, जिन्होंने संघर्ष की जगह सिर्फ गालियां ही सुनी हैं, जिनके लिए छात्रों का नहीं बल्कि गुंडों मवालियों का आंदोलन था। तो इस आंदोलन में पहला नाम आता है अभिजीत दीपके का, वही शख्स जो चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद हंसी हंसी में हास्य व्यंग में कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं और एक नए आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यानी दीपके ही जंतर मंतर आंदोलन के सूत्रधार हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले, अमेरिका से पढ़कर लौटे दीपके ने ही यह आंदोलन शुरू करके अपने मकाम तक पहुंचाया। उनके ऊपर तमाम उंगलियां उठी, उन्हें संदिग्ध ठहराया गया, लेकिन वे अंततः अपने आंदोलन में सफल हुए। पहले दिन से आखिरी दिन तक उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और संविधान पकड़े रखा और हिंदू मुस्लिम राजनीति का विरोध करके सीधे आरएसएस बीजेपी की नाभि में तीर मारा। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, 36 दिनों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर नहीं होगी, बस मुद्दे की राजनीति होगी, तो बड़े बड़े सियासत डोल जाएंगे। जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम मुद्दों की बात करेंगे तो देश का भला होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर से सबको, ये जो बैठे हुए ना 12-12 साल से अहंकार में इस्तीफे नहीं होते, इनको सुनाई देनी चाहिए ये आवाज कि अब ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बैठेगा। इस देश का युवा हिंदू मुस्लिम की राजनीति के झांसे में नहीं आएगा। इस देश का युवा शिक्षा की बात करेगा, इस देश का युवा भविष्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति। उन्हें अब भी तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, ये भी ऑफर है ताकि बीजेपी यूथ के इस आंदोलन को भी कैश करा सके। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। दूसरा नाम आता है नेहा का। वे सिर्फ नेहा ही लिखती हैं, नेहा बोरा नहीं, इसलिए हम उन्हें नेहा ही कहेंगे। नेहा जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं और लेफ्ट छात्र संगठन आइसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे पहले दिन से इस आंदोलन की मजबूत आधार रही। उन्होंने अपने साथियों के साथ सोनम वांगचुक के साथ ही 28 जून से भूख हड़ताल की और अंत तक डटी रही। 20 जुलाई को संसद मार्च के कॉल पर उन्होंने अपना अनशन खत्म किया ताकि मार्च में जा सकें। अनशन तोड़ने के अगले दिन ही वे फिर सक्रिय हो जाती है ना, आंदोलन में पहुंच जाती हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ आंदोलन खत्म होने के बाद भी घर नहीं बैठती, बल्कि और सक्रिय हो जाती हैं और दिल्ली से लेकर बिहार तक जहां जहां आंदोलनकारी छात्रों पर अत्याचार हुआ, उन्हें जेलों में बंद किया गया, उनके रिहाई के लिए एक नया मोर्चा खोल देती हैं। इतनी ताकत, ऐसी प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती है, वे खुद बताती हैं। और अगर आपको उदाहरण ही चाहिए कि कौन इंस्पायर करता है हमें, तो अभी देते हैं आपको उदाहरण। वो सावित्री माई, वो फातिमा शेख, जिन्होंने
पूरे समाज की तोहमतें झेली, पत्थर अपने बदन पे झेले, गोबर अपने बदन पे झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़ी जाति से आने वाले लोग शिक्षा हासिल कर सके। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हमें। हम उनसे ये सीखते हैं कि अपने पब्लिक कॉस्ट को पे करके हमें आगे आने वाली जनरेशंस का भविष्य इंश्योर कराना है। वो इंस्पायर करती हैं हमें, अंबेडकर इंस्पायर करते हैं हमें। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके, समाज की तमाम तोहमतें, आइसोलेशन झेलते हुए किस तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाया जाता है, अंबेडकर से प्रेरणा लेते हैं हम, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं हम। वो 23 साल का स्टूडेंट, आप में से कितने लोग 23 साल के स्टूडेंट हैं? 21 साल के, 22 साल के? भगत सिंह बनते हैं 23 साल की उम्र में। उनका वो जज्बा जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत विवश हो जाती है, एक 23 साल के शरीर में था वो जज्बा। और 20 तारीख को इस दिल्ली की सड़कों पे न जाने आप जैसे कितने भगत सिंह थे, ये देख करके आंखें भर आती है इस देश की। वो इंस्पायर करते हैं हमें। नेहा और उनके संगठन आयसा ने न केवल इस आंदोलन को अपनी मौजूदगी से मजबूती प्रदान की, बल्कि एक वैचारिक धार भी दी। सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं की, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया और सत्ता की चालाकियों के धागे भी खोल दिए। जो मंत्री निकलना है, वो मंत्री बदलना है, भाजपा सरकार निकलनी है, भाजपा सरकार बदलनी है, भाजपा सरकार निकलनी है, भाजपा सरकार बदलनी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और ये है सखी। सखी का अर्थ ही होता है दोस्त, कॉमरेड। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है, एक ऐसा नाम और चेहरा है जिनका वास्ते गुनाहियां अब हर तरफ गूंज रहा है। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, वास्ते का ना है ही है। वास्ते का ना है ही है। लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ये छात्र एक्टिविस्ट भी अपने संगठन के साथियों के साथ पहले दिन से इस आंदोलन से जुड़ी रही और इस आंदोलन को संभालने, संवारने और आगे बढ़ाने में लगातार योगदान देती रही। इनका एक मीम वास्ते गुनाहियां इस आंदोलन का एक नया रंग बन गया और संसद तक पहुंच गया। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। लेकिन सखी सिर्फ वास्ते गुनाहियां ही नहीं कर रही थी, बल्कि अपने साथियों के साथ इनकलाब जिंदाबाद भी कर रही थी। जंतर मंतर आंदोलन में एसएफआई के एक क्रांति कॉर्नर पर रोज ही इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है जैसे क्रांतिकारी नारे और तराने गूंज रहे थे। यानी ये सब बेखौफ होकर सत्ता को भी चुनौती दे रहे थे और थोड़ा फन यानी मस्ती मजा भी कर रहे थे। यही इस आंदोलन का जेनजी रंग था। आपसे मिलिए, आप हैं जुनैद, मोहम्मद जुनैद। इन्हें भी आप आंदोलन की लाइफलाइन कह सकते हैं। गाजियाबाद के रहने वाले लॉ के स्टूडेंट जुनैद जंतर मंतर पर आंदोलन में सेवादार की भूमिका में रहे। पहले दिन से आखिरी दिन तक इन्होंने खड़े होकर आंदोलनकारियों को पानी, खाना उपलब्ध कराया। लेकिन पुलिस ने फिर भी इन्हें और इनके परिवार को इसी सेवा के जुर्म में परेशान किया। शायद इनका मुसलमान होना भी आज गुनाह है।
कहने लगे कि NSA लगा देंगे और यहाँ फला जेल में भेज देंगे, ज़्यादा वो करते हो। मैंने कहा हमने सर कोई गुनाह तो किया नहीं है, सिर्फ पानी बांटना, खाना खिलाना भूखे को, कोई ये तो कोई गुनाह का काम नहीं है कि कहाँ से इतना पैसा लाते हो। मगर सब मिलजुल के ही कर रहे हैं सर, स्विगी जोमेटो से लोग खुद से ही इतने ऑर्डर कर दे रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम शुरू में शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद तो लोग खुद ही करने लगे, खुद से फिर तो मैनेज करने का 20 तारीख के बाद तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कहने लगे ये है वो है, अगर सही नहीं बताया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उन्होंने संतुष्ट हो गए वो हमारे उत्तरों के द्वारा, फिर कहने लगे चलो हम आपको छोड़ देते हैं। और फिर उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई नहीं, तब भी मतलब पूरी रात पट्टी रही और दोपहर को भी पट्टी रही। उसके बाद जो है हमें गाड़ी में बिठाया और 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। खैर, जुनैद ही नहीं, इस आंदोलन में तमाम लोग दूसरों की सेवा में रात दिन लगे रहे, खाना पानी यहाँ तक कि दवाई तक उपलब्ध कराई, पंखा तक जला। अब बात करते हैं इरफान की। यह अकेला युवा पूरे छात्र आंदोलन में एक तरह से मेहनतकश कामगार का प्रतिनिधि माना जा सकता है। अन्य किसान मजदूर भी इस आंदोलन में पहुंचे, लेकिन मजदूरी करने वाले इरफान जब बोलते हैं तो बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। वे स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी समझ इतनी गहरी है कि बड़े बड़े बौद्धिक भी प्रभावित हो जाएं। वे इतनी संजीदगी और संवेदनशीलता से देश, दुनिया और संविधान की बातें करते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी उन्हें चुपचाप सुनने लगते हैं। जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपन्न, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी आज भी अमान्य जीवन कैसे जी रही? सभी की तो बात करी गई थी, सभी की भलाई की बात कही थी, शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज शक्ल देखो, बड़ी आबादी नरकीय जीवन जी रही है। इरफान की बातें ऐसी वायरल हुई कि उन्हें सुनकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सीधे उनके घर, उनकी झुग्गी में पहुंच गए और आज तमाम लोग उन्हें अपने यहाँ सादर आमंत्रित कर रहे हैं। और ये चमकता मासूम सा चेहरा है अभिनव बिष्ट का, जो टोटल फन के मूड में है, लेकिन शासन सत्ता को ऐसी चुनौती लगते हैं कि इनका इंस्टाग्राम अकाउंट ही बंद कराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनका वीडियो मिलियन में पहुंच जाता है। उनके इस वीडियो पर हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन शायद अफसरों की, मोदी शाह धर्मेंद्र जी की नींद उड़ गई थी, त्योरियां चढ़ गई थी कि ये बच्चा इतना बेखौफ क्यों है। और अकेला अभिनव ही नहीं, अभिनव को आप इस नई पीढ़ी का प्रतिनिधि मान सकते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में नए तेवर, नया फन भर दिया। टीनेजर लड़के लड़कियों ने एक से एक मीम बनाए, गाने गाए। इस दौरान जहां आंदोलन में मुट्ठियां बनी थी, वहीं एक हंसी की, हास्य की बयार भी बह रही थी। और शायद दुखी, गंभीर, तनावग्रस्त व्यक्ति से हंसता हुआ आंदोलनकारी या बच्चा सरकार या तानाशाह को ज्यादा परेशान करता है। मेलोनी के तोरण बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो। छप्पन इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, छप्पन इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, छप्पन इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, छप्पन इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। तेरी बारी आई है, तेरी बारी आई है, तेरी बारी आई है, तेरी बारी आई है। और अंत में उन तमाम नाम, अनाम चेहरों और युवाओं को भी सलाम, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी पूरी जान झोंक दी, धरना दिया, लाठियां खाई, आंसू गैस झेली और यहाँ तक कि पैलेट गन से भी छलनी हुए, लेकिन अंत तक डटे रहे। घर में झगड़े, पुलिस से पिटे, लेकिन मोर्चा नहीं छोड़ा। आप सोचेंगे कि मैंने सोनम वांगचुक जी का नाम क्यों नहीं लिया, तो वो जेंजी नहीं है।
इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में निश्चित ही उनकी एक इमोशनल अपील रही, लेकिन मैं यहां सिर्फ युवाओं का जिक्र कर रहा हूं। और आखिर में एक बड़ा सलाम इस आंदोलन के हासिल को। इस आंदोलन का हासिल केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, इसका सबसे बड़ा हासिल यह है कि इसने सत्ता के दमन का डर खत्म कर दिया है, शासक की लाठी गोली का खौफ मिटा दिया है, समझदारों की समझ को तोड़ दिया है कि जो हरदम यही कहते थे कि इस सरकार में कुछ नहीं बदल सकता, बता दिया कि अगर मिलकर कोशिश की जाए तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और इस सबसे भी आगे का हासिल यह है कि इसने अपने से अगली पीढ़ी को भी जागरूक कर दिया, जगा दिया। जनजी आंदोलन के बाद अब जैन अल्फा भी अपने हक के लिए, अपने स्कूल कॉलेज में सुधार के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत और शुभ संदेश भी, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को और अपनी सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने का नाम है, अपने हक के लिए लड़ने का नाम है। याद रखिएगा, लोकतंत्र की 3 ही कसौटियां हैं, सबके लिए स्वतंत्रता, समता और न्याय, और सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही। अगर यह नहीं है तो समझिए आपका लोकतंत्र खतरे में है। इसे याद रखना है। याद रखेंगे आप? शुक्रिया।